कल अपन ने क्या पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं पहले सामने। कल अपन ने सबसे पहले प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पढ़े थे, उसका क्या डिडक्शन मिलता है बताओ जरा। प्रीलिमिनरी में जल्दी बताओ, पढ़ के नहीं आते हो क्या? हाँ, दो प्रकार के हो सकते हैं ना सीसी, कौन कौन से पहले? इंडियन कंपनी या दूसरा अदर रेसिडेंट। इंडियन कंपनी के केस में कैपिटल एम्प्लॉयड और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कंपेयर करते हैं, विच एवर इज हायर 5% है ना एक्चुअल, विच एवर इज लोअर। और अदर के केस में 5% ऑफ सीओपी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, 5 इंस्टॉलमेंट में अपन को अलाउ होगा। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा था 3580, पहले पढ़ लिया था। फिर सर्टेन डिडक्शंस पढ़े थे अपन ने। उसमें अपन ने ये बताओ एम्प्लॉयर वाला कैसे था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कब अपन को मिलता है और कैसे मिलता है, बताओ बताओ। नहीं यार, ये वाला, वो वाला ठीक है, वो ऐसे ही रहता है, ऊपर वाला मेन है ना। मतलब जो भी है सब अप्रूव्ड 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 वाले में मिलता है। रोज का हो गया है। ठीक है, तो अप्रूव्ड 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 में मिलेगा बट सब्जेक्ट टू 43B। ठीक है, 43B क्या बोलता है? अगर आप जो भी आपको पे करना है एक्चुअल पे होना चाहिए, अक्रूवल बेस पे नहीं चलेगा। और डेट क्या होती है? रिटर्न फाइलिंग की डेट तक आपको फाइल करना है, मतलब पे करना है। अनरिकॉग्नाइज्ड में अलाउड नहीं होगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में क्या होता है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कब अलाउ होता है? कब? अगर, हाँ, हर महीने का 15 तक हो जाना चाहिए। इसमें वो नहीं लिखा है 43B, इसमें रिटर्न। हाँ, अगर आपने एक्सपेंस क्लेम कर दिया है तो उसको फिर इनकम मान लिया जाएगा। प्रवचन सुनते हो क्या यहाँ पे आके? घर में नहीं पढ़ते हो? ठीक है, ध्यान रखना ड्यू डेट यहाँ पे उस फंड की रहती है जो कि नेक्स्ट मंथ 15 रहती है, और ऊपर 43B तक अपन को अलाउ है, जो कि आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 अगर है तो उसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग तक आप कर सकते हो। बेड डेट में क्या पढ़ा था? बेड डेट कौन से अलाउ रहते हैं? जो एक्चुअल सेल्स वाले होते हैं वो, मनी लेंडिंग वाले नहीं होंगे, बट एक्सेप्ट उसका बिजनेस ही हो तो वो भी अलाउ हो जाएगा। पर्सनल वाले अलाउ नहीं होंगे, लोन वाले। रिकवरी बाद में देखेंगे। फैमिली प्लानिंग वाला क्या होता है जल्दी बताओ, कौन से असेसी को बस मिलता है? नहीं यार, कंपनी को बस मिलता है ना, मतलब बिजनेस तो सब करते हैं ना। स्पेसिफिक बोलो, कंपनी। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100%, कैपिटल के केस में 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। एसटीटी जो अपन शेयर ट्रेडिंग करते हैं उस टाइम पे करता है, वो कमोडिटी जो अपन ट्रेड करते हैं उस टाइम वो पे करता है, वो अलाउ होगा अगर वो स्टॉक एंड ट्रेड है, मतलब आपका बिजनेस ही वही है तो अलाउ होगा। चलो, अब जनरल डिडक्शन पढ़ते हैं अपने, वो स्पेसिफिक हो गए थे, अब पढ़ो, रीड करना विधि। जो अपन ने ऊपर पढ़े 30 to 36 वो स्पेसिफिक स्पेसिफिक थे। ठीक है, अब जो भी उसके अलावा होंगे वो उसको अपन देखेंगे। ठीक है, कोई भी एक्सपेंडिचर आपको क्लेम करने के लिए तीन चीजें देखनी है। पहला कि वो बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, दूसरा रेवेन्यू नेचर में होना चाहिए, तीसरा लीगल होना चाहिए। कल मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, इलीगल एक्सपेंस अपन को अलाउ नहीं होते हैं, हफ्ता ब्राइब जो भी। क्यों हफ्ता भाई? हाँ, इनकम में सब अलाउ है, एक्सपेंडिचर अपन नहीं देते। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लो, कौन कौन से एक्सपेंस इलीगल होते हैं। कोई अगर लॉ में बोला गया है वो ऑफेंस है तो वो अलाउ नहीं होगा। जो भी मतलब सिंपल सा अगर जो लॉ ने बोला है उसके विरुद्ध जा रहे हो तो वो होंगे। ठीक है, हो गया। दिखाना तो नहीं था ना, है ना सबके पास नोट्स अब? ठीक है, अब अपन आते हैं 40 सेक्शन में।
टीडीएस क्या होता है, मैंने एक बार बताया रहा, बताओ क्या होता है टीडीएस, याद है? टैक्स डिडक्टेड, उसमें होता क्या है? हाँ, देखो जैसे मैं एम्प्लॉयर हूँ, आप सब एम्प्लॉय हो, आपको मैं सैलरी देता हूँ, ठीक है? ऐसे में गवर्नमेंट ने बोला कि एक एक को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि सब टैक्स दे रहे हैं कि नहीं, ठीक है, दिक्कत होगी। तो उन्होंने क्या किया, जहां से सोर्स आ रहा है उसी को पकड़ लिया। जैसे कि सोर्स क्या है, मेरे तरफ से आ रहा है सबको पैसे, तो उसने कहा कि सोर्स वाले को ही बोलो जो इनको टैक्स, मतलब जो इनको आपने इनकम दी है उसका कुछ परसेंटेज हमें पहले ही पे कर दो, पहले ही काट दो। इसका पर्पस क्या है, गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी ना छिपाए ना, एस्केप ना करे। इससे क्या होगा, जो 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 काटता है ना उसको अपन दिखाते हैं, एक स्टेटमेंट होता है 26 AS, उसमें शो होता है, ठीक है? तो मेन पर्पस ये है कि कोई की इनकम हाइड ना हो, एस्केप ना हो। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, आपका जैसे 1 लाख सैलरी दी तो 10% मतलब काट लिया, वो अपने सीधे गवर्नमेंट को दे दिया, उसको इन हैंड 90,000 मिलेगा, 10,000 अपन गवर्नमेंट को देंगे। वो जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा वो फिर उतना अमाउंट एडजस्ट करेगा, ठीक है? ऐसा होता है। ये तो बस मैंने एक एग्जांपल दिया सैलरी, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन है जिस पे टीडीएस कटता है, ठीक है? टीडीएस होता ये है। अब 40A सबसेक्शन 1 देखो, पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट, अपन ने पेमेंट की किसको, गोरे को। पहले तो यहाँ आ जाओ, इसको अपन हैप्पी बर्थडे विश कर दे। आ तो जान दो पहले उसको। चलो, ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे थे, पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट। अपन पेमेंट कर रहे हैं किसको, नॉन रेसिडेंट यानी कि गोरे को अपन पेमेंट कर रहे हैं, उस केस में अपन को टीडीएस डिडक्ट करना होता है, आगे चल के अपन टीडीएस में पढ़ेंगे। अब क्या किया इसने, टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, यहाँ तो टीडीएस डिडक्ट किया बट गवर्नमेंट को पे नहीं किया। दोनों ही दिक्कत वाली चीज है ना, गवर्नमेंट को दोनों केस में पैसे नहीं मिले। तो क्या होता है उस केस में ना, जो आपका सैलरी का एक्सपेंडिचर है, जो भी पेमेंट हो रही है, अभी सैलरी नहीं है इसमें, बताएंगे कौन कौन से पेमेंट की बात चल रही है, तो वो वाली पेमेंट ना आपको अलाउ नहीं होगी। ये देखो, 100% ऑफ सच सम शैल बी अलाउड एज डिडक्शन करेंट प्रीवियस ईयर, अगर नहीं है, एक बार रीड करना। अमाउंट पेड और क्रेडिटेड टू नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी, मतलब जो भी बाहर का है, ठीक है, नॉन रेसिडेंट हो या फॉरेन कंपनी हो। इफ टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड, ठीक है, टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, या दूसरा केस टीडीएस डिडक्ट किया बट पे नहीं किया गवर्नमेंट को। समझ गए दोनों चीज कौन सी, या टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे नहीं किया। shall not be allowed as deduction in the current previous year, मतलब 100% ऑफ सम अपन को अलाउ नहीं होगा, वो खर्चा अपन के लिए नहीं रहेगा, पीएनएल में नहीं जाएगा, ठीक है? ये देखो, इसमें ये कवर है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ये 3 चीजें कवर है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस। ये भी अगर अपन नॉन रेसिडेंट को पे करते हैं उस केस में, ये रीड कर लो, पेज नंबर 225। ठीक है, रीड बाद में करना, अभी बस ऊपर से देख लो, ठीक है? मतलब मैंने बता दिया ये वाला पॉइंट है, ठीक है? अपन नेक्स्ट चलते हैं। अभी तो बारी आई थी नॉन रेसिडेंट की, अब आती है रेसिडेंट के केस में। अगर अपन पेमेंट कर रहे हैं रेसिडेंट, यानी कि ऊपर गोरा था नीचे ब्राउन है, ठीक है, एनी अमाउंट पेड और क्रेडिट टू रेसिडेंट, अपन कोई भी पे कर रहे हैं, वही चीज टीडीएस अपन ने नहीं डिडक्ट किया या तो डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे नहीं किया, बट इधर ध्यान रखना परसेंटेज अलग है, ऊपर कितना परसेंट डिसअलाउ था, 100 ना, 100% डिसअलाउ था ना, इधर 30% रहेगा। रीजन बीइंग क्योंकि वो जो फॉरेन वाला है उसको पकड़ना मुश्किल है, इसलिए अपन पूरा खर्चा उसका डिसअलाउ करते हैं। अपन इसलिए उनको प्रमोट करते हैं बिजनेस वालों को कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को दो। रेसिडेंट के केस में पकड़ना थोड़ा आसान रहता है, मतलब मुश्किल नहीं है इतना, तो इसलिए अपन इसमें 30% डिसअलाउ करते हैं। देखो, एनी अमाउंट पेड और क्रेडिट टू रेसिडेंट इफ टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड, या डिडक्ट करके गवर्नमेंट को नहीं दिया है अप टू ड्यू डेट, तो 30% ऑफ सच सम शैल बी डिसअलाउड। जैसे कि बता रहा हूँ, जैसे 1 लाख आपने, अपन एग्जांपल देते हैं, कोई पेमेंट की रेसिडेंट को, उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना था बट आपने डिडक्ट नहीं किया, तो आपने क्या किया, पहले 1 लाख तो आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया, ठीक है? अब क्या होगा, जो आपको ना इसका 30%, 1 लाख का 30%, 30,000 जो कि डिसअलाउ होगा, तो आपको टोटल एक्सपेंस कितना अलाउ हुआ, 70,000। आपको 70,000 पीएनएल में डेबिट करने को मिलेगा, मतलब 30% आप एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर सकते।
हाँ, अगर टीडीएस आपने काटा ही नहीं या काट के गवर्नमेंट को नहीं पे किया। हम्म। मतलब टीडीएस नहीं काटा तो हाँ, मतलब आपको नुकसान तो दे रहा है ना, वो इसलिए प्रमोट कर रहा है ना कि आप जल्दी पे करो, हाँ पे कर दो। पूरा ही डिसअलाउ होगा, आपको पूरा अलाउ ही नहीं होगा। मतलब 1 लाख आपने पेमेंट की, टीडीएस नहीं डिडक्ट किया, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो आपको 1 लाख पूरा ही क्लेम करने को नहीं मिलेगा। वो क्योंकि नॉन रेसिडेंट केस में थोड़ा हार्श है, क्योंकि पॉइंट बिंग कि उसको पकड़ना मुश्किल है थोड़ा, नॉन रेसिडेंट को केस में। हाँ। कौन सा वाला? रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट? नॉन रेसिडेंट के केस में अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हो नॉन रेसिडेंट को और उसमें आपको टीडीएस डिडक्ट करना था, बट आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, अगर किया तो गवर्नमेंट को पे नहीं किया, दोनों केस में दिक्कत है। उस केस में आपको जितना भी आपने एक्सपेंडिचर उसको पेमेंट की वो पूरा डिसअलाउ होगा, मतलब आपको पीएनएल में डालने को नहीं मिलेगा। ठीक है। और सेम वही चीज अगर रेसिडेंट के साथ करते हो तो उसमें सिर्फ 30% डिसअलाउ होता है। अब एक चीज, इफ टीडीएस इज डिडक्टेड इन सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब कि आपने टीडीएस डिडक्ट अगले साल किया, या जो अपन ने अपने पास रख लिया था पर पे अगले साल किया गवर्नमेंट को, दोनों केस है ना, आपने डिडक्ट ही नहीं किया या डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे नहीं किया, अगर दोनों आप आने वाले साल में करते हो तो उस साल आपको अलाउ हो जाएगा। रेसिडेंट के केस में कितना अलाउ होगा? 30%, क्योंकि 30% डिसअलाउ था। और नॉन रेसिडेंट के केस में पूरा 100% अलाउ हो जाएगा जिस साल आप पे करोगे। इसको रीड करो, नोट्स को रीड करो। ठीक है, देखो, आपका खर्चा था फाइनेंशियल ईयर 24-25, आपको उसी साल पे कर देना था, बट आपने उस साल पे नहीं किया तो उस साल तो अलाउ नहीं होगा वो खर्चा। आपने किस साल पे कर दिया? 25-26 में, तो आपको इस साल पीएनएल में अलाउ हो जाएगा। ठीक है। रेसिडेंट के केस में 30%, नॉन रेसिडेंट के केस में 100%। ये देखो, ये वाला नेक्स्ट पॉइंट है, इसको मार्क कर लो, ठीक है, मॉड्यूल में। ये वाला एग्जांपल रीड करो, समझ में आ जाएगा। रीड कर लो। रिटर्न की डेट तक आपको पे करना होता है, ठीक है। ठीक है, उस साल आपने नहीं किया, उस साल की इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट तक, तो आपको अगर अगले साल पे करोगे तो अगले साल मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, गुड मॉर्निंग, कहाँ थी ये? वाह। अब देखो, इसका ना एक एक्सेप्शन है इन दोनों का, जो अभी अपन ने पढ़ा ना, इन दोनों का एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या बोलता है कि देखो, टीडीएस मेरे को डिडक्ट करना था, समझो आप लोग एम्प्लॉय हो, नॉन रेसिडेंट हो या रेसिडेंट हो, मैंने पेमेंट की, मेरे को टीडीएस डिडक्ट करना था ना, बट मैंने नहीं किया। अब क्या होगा इस केस में, नॉन रेसिडेंट हो या रेसिडेंट, उसने क्या किया, अब जब वो रिटर्न फाइल करेगा उसके लिए क्या चीज़ है, आप लोग के लिए इनकम है ना, मेरे लिए एक्सपेंस है तो आपके लिए इनकम है। तो क्या है कि आपने अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है
उसमें आपने जो मैंने आपको पेमेंट की वो आपने इनकम दिखा दी, मतलब जैसे मैंने 1 लाख दिया, 1 लाख पे किया तो आपकी 1 लाख इनकम है। आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल कर रहे थे तब आपने दिखाया मेरी 1 लाख रिटर्न है, उस पर जो टैक्स बनता था मैंने पे किया है। उसके साथ ही साथ मेरे को ना एक सीए सर्टिफिकेट लगेगा कि भाई देखो इसको जो मैंने पेमेंट की इसने टैक्स पे कर दिया है और सारी लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है। उस केस में आपको एक्सेप्शन का फायदा मिलेगा, उस केस में वो एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा। क्या हुआ इस केस में, जो सामने वाला पर्सन था जो पेई था, जिसको पैसे मिले, उसने सामने ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो कर दिया, साथ ही साथ उस पर टैक्स पे कर दिया। मैंने एक सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई ये देखो ये सब हो चुका है, इसको पैसे मिले थे, इसने इनकम टैक्स उसमें पे कर दिया है। उस केस में अपन को एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा। रीड करना ये। मतलब ये दोनों। एक्सेप्शन समझ में आ गया। क्या था कि सामने वाले ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर दी, वो वाली इनकम दिखा दी जो मैंने पे की थी, उस पर टैक्स भी भर दिया, और साथ ही साथ पेयर ने एक सीए सर्टिफिकेट अटैच कर दिया कि जो जो चीज़ हुई कंफर्म कर दी अब। ठीक है। नॉर्मल केस में अलाउ नहीं होगा, एक्सेप्शन में अलाउ होगा। हाँ फॉर्म लगेगा सीए का, सही है। ये देखो यहाँ पे ये लिखा है, ये कवर हो गया अपना यही चीज़, ठीक है, मॉड्यूल में। देखो अभी तक ऊपर कौन कौन सा कवर था, फीस था, इंटरेस्ट था और टेक्निकल सर्विसेज था। अब आ रहा है नेक्स्ट में सैलरी। ठीक है, अभी तक सैलरी कवर नहीं था। टीडीएस ऑन सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया और टू नॉन रेसिडेंट, मतलब ये अभी रेसिडेंट वाले की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ बाहर वालों की बात कर रहा है। इस केस में क्या, अगर आपको सैलरी आप पेबल थी बाहर किसी को, उसमें आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे नहीं किया, उस केस में ना सैलरी अलाउ ही नहीं होगी। इवन तो अगर टीडीएस डिपॉजिट करते हो आप, एक दिन भी लेट कर रहे हो ना, तो आपको डिसअलाउ, मतलब ये कभी अलाउ नहीं होगी। ये वन टाइम है, मतलब एक बार डिसअलाउ हो गई तो आपको कभी आगे अलाउ नहीं होगी। ऊपर तो अपन ने देखा कि जिस साल पेमेंट करोगे उस साल अलाउ हो जाएगी, बट इस केस में ऐसा नहीं है। नोट मान लो कि अगर आपने टीडीएस डिपॉजिट एक दिन भी लेट किया तो आपको ये कभी भी अलाउ नहीं होगी फ्यूचर में। मतलब वहीं पर जहाँ पे नोट्स के बगल में, हाँ, जब पढ़ोगे तो ध्यान आना चाहिए ना। यही मतलब अपनी अपनी भाषा में कि अगर आप एक दिन भी लेट डिपॉजिट करते हो टीडीएस तो आपको आगे कभी भी इसका एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। ठीक है। पूरी सैलरी लिखा है ना, देन सैलरी शेल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। एक चीज होती है नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स क्या होते हैं, जो भी अदर देन सैलरी होती है, जैसे आपने उसको कार दे दी एम्प्लॉय को, या रहने के लिए घर दे दिया, अकोमोडेशन दे दिया, वो सब परक्यूजिट्स कहलाते हैं। अब देखो मैं एम्प्लॉयर हूँ, आप लोग एम्प्लॉय हो, मैंने आपको कुछ बेनिफिट दिया, तो वैसे टैक्स की लाइबिलिटी आनी किसके ऊपर चाहिए, एम्प्लॉय के ऊपर, क्योंकि यूज किसको कर रहा है, एम्प्लॉय यूज कर रहा है ना। बट एम्प्लॉयर बोलता है कि नहीं भाई हम उसके बदले में टैक्स पे करेंगे। और अपन आगे चल के सैलरी में पढ़ेंगे कि जो परक्यूजिट्स है ना वो एग्जम्प्ट होते हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आप भले टैक्स पे करो, हमें नहीं है, बट वो एग्जम्प्ट है तो हम क्यों अलाउ करेंगे। उसका तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है, आप बेमतलब में टैक्स पे करके डिडक्शन ले लोगे, वो चीज़ अलाउ नहीं है। अपन आगे पढ़ेंगे परक्यूजिट्स जो होते हैं वो एग्जम्प्ट होते हैं नॉन मॉनेटरी वाले। तो जब एग्जम्प्ट है तो उस पर टैक्स पे करने की जरूरत ही क्यों है, उस पर टैक्स आएगा ही नहीं ना। तो उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा कि आप बोलोगे हमने इतना टैक्स पे किया हमका इसको डिडक्शन दो, तो नहीं होगा। रीड करना इसको।
सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय की है, क्योंकि जिसको सर्विसेज मिली वो पे करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत, वो पहले ही एग्जाम्प्ट है, आगे चल के अपन पढ़ेंगे तो उस पर टैक्स पे करने की बात ही कहाँ आएगी। वो तो जो एम्प्लॉयर है वो जानबूझ के पे करके एक्सपेंडिचर क्लेम करना चाहता है, जैसे उसका प्रॉफिट कम हो, ये इंटेंशनली कर रहा है, तो इसको अपन अलाउ नहीं करेंगे। इसमें लिखा है ना, हाउ एवर इफ द एम्प्लॉयर डिसाइड टू पे द टैक्स फ्रॉम देयर पॉकेट, जरूरत ही नहीं है तो आप क्यों पे कर रहे हो टैक्स, ठीक है। हम्म, ये है पेमेंट, और ये सैलरीज वाला भी हो गया अपना, है ना, टिक मार्क कर देना। और अपन जाएंगे 40A सबसेक्शन 2। पीछे क्या चल रहा है, बार बार दिख रहा हूँ, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाओ, बीच में गैप बनाओ थोड़ा, ठीक है। 40A सबसेक्शन 2, पेमेंट मेड टू स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन मतलब रिलेटिव्स। अब अपन देखते हैं इंडिविजुअल में क्या क्या आता है रिलेटिव के केस में। देखो, ये है, ये है बंदा, इसकी है बंदी, मतलब स्पाउस, स्पाउस कवर होगी, ठीक है। इनके ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट मतलब जो भी ऊपर वाले, दादाजी, पापा जी, पर दादाजी, पर दादाजी, नीचे बेटे, पर पोते, पर पोते, जो भी, जितने भी ऊपर वाली लाइन, नीचे वाली लाइन, ठीक है। और इसके ब्रदर और सिस्टर, ठीक है, क्या क्या है देख लेते हैं अपन। स्पाउस हो गया, और इसका जो माइनरी चाइल्ड इंक्लूड है, ठीक है। माइनर चाइल्ड, फैमिली नहीं है ये। ब्रदर, सिस्टर, लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट, देख लेना कौन कौन इसमें नहीं है। देखो, ब्रदर की वाइफ नहीं है, भाई है, भाभी नहीं है, दीदी है, जीजा नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना कौन कौन नहीं है। अपने घर वाले पर सास ससुर नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि वाइफ के मम्मी पापा नहीं है। क्या, अब क्या होगा ना आगे चल के ना, रिलेटिव्स की बहुत अलग अलग चैप्टर में अलग अलग डेफिनेशन है, तो मार्क करके चलना कि इस चैप्टर में इस पॉइंट में कौन सी डेफिनेशन है, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ोगे आगे चल के अलग अलग जगह अलग अलग लोग कवर है। तो इसके रिलेटिव में कौन कौन कवर हो गया, खुद, उसका स्पाउस, फिर सिस्टर ब्रदर, माइनर चाइल्ड, ऊपर वाले नीचे वाले। अब, इफ पेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज मेड टू रिलेटिव, अभी अपन रिलेटिव की डेफिनेशन देखी, अगर आप इनमें से किसी को पेमेंट करते हो, देन एओ असेसिंग ऑफिसर कैन डिसअलाउ एक्सेसिव और अनरीजनेबल, मतलब जितना मार्केट में रेट चल रहा है अगर आप उससे बहुत ज्यादा पे कर रहे हो तो वो एओ समझ जाएगा कि आप जानबूझ के कर रहे हो, आप प्रॉफिट कम करना चाहते हो, तो वो उतना अमाउंट डिसअलाउ कर देगा। जैसे कि मार्केट में रेट चल रहा है 1 लाख रुपए सैलरी का, आप उसको दे रहे हो अपने भाई को 1,50,000, तो डिसअलाउ करेगा क्योंकि एक्सेसिव दे रहे हो। तो कितना डिसअलाउ करेगा, जितना एक्सेसिव है, मतलब 50,000, ठीक है। 1 लाख तो वैसे भी नॉर्मली पे करते हैं, 1,50,000 आप पे कर रहे हो तो 50,000 डिसअलाउ होगा। हाँ, मतलब अगर आपने अलाउ कर दिया तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, एक्सपेंस कम करो या इनकम बना दो, बात एक ही है। इंडिविजुअल केस में अपन रिलेटिव्स देख लिए। एचयूएफ में क्या होता है, जो भी उसके मेंबर्स है, और मेंबर्स के रिलेटिव, समझ गए, मेंबर्स के रिलेटिव जो अपन ने ऊपर पढ़ा, ये सब रिलेटिव हैं, उस मेंबर के ये सब कवर हो जाएंगे। हाँ ना, एचयूएफ में मेंबर्स पर वो रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं ना, उनका कहना है, ये डेफिनेशन है। फर्म एलएलपी में क्या, पार्टनर्स और उनके रिलेटिव, कंपनी में डायरेक्टर एंड देयर रिलेटिव, एओपी पीवाई में मेंबर एंड देयर रिलेटिव। इन सबको अगर आप पेमेंट्स करते हो और अनस्पेसिफाइड मतलब अनएक्सेसिव है, तो वो अपन करेंगे डिसअलाउ टू द एक्सटेंट ऑफ बहुत ज़्यादा जितनी दी है अपन ने।
एक होता है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है, किसी भी फर्म या कंपनी में आपका 20% या उससे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वो कहलाता है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना उस फर्म में। जैसे कि सीएस दुनिया है, अभी अपन नया खोलेंगे, सीए दुनिया खुल रहा है जैसे अपन ने देखा, तो वो उसमें ना सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहलाएगा, क्योंकि सीएस दुनिया क्योंकि उसी का ही है वो। ठीक है, वो दोनों रिलेटिव कहलाएंगे आपस में। देखो, एनी पर्सन असेसी और हिज रिलेटिव, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। कंपनी के केस में 20% और मोर हो, अदर देन 20% और मोर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, तो वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहलाता है। होल्डिंग कंपनी के केस में सब्सिडरी कंपनी है दो, होल्डिंग और सब्सिडरी तो होंगे रिलेटिव, कोई दिक्कत। ये जो आपस में दो सब्सिडरी हैं वो भी रिलेटिव कहलाएंगी, क्योंकि पापा तो एक ही है ना, दो बच्चे हैं, आपस में तो कहलाएंगे ना रिलेटिव ही, दो भाई लोग। ये 40 है अपना, ये हुआ। एक बार रीड करना। नोट्स और टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीएस एग्जाम्स को क्लियर करने में। तो अगर आप हमारी क्लासेस यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप नोट्स और टेस्ट के लिए डाउनलोड कर सकते हैं सीएस दुनिया ऐप। बस बताओ ये क्या बोल रहा है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन बताना, समझाओ। क्या, हाउएवर वाली, हाउएवर से रेसिपिएंट तक, बताओ। ठीक है, डिसअलाउ तो ठीक है, बट ये तो कुछ और बोल रहा है ना। हाँ मतलब देखो, आपने किसी को मतलब जैसे रिलेटिव है, मैंने उसको 80,000 पे किया, अलाउ कितना होना चाहिए, एक्सेसिव 30,000 है, मतलब नॉर्मली 50,000 होना चाहिए था, तो आपको अलाउ तो 50,000 होगा। हाँ, जो रिलेटिव है उसकी तो 80,000 ही दिखाओगे ना इनकम, उसको मिला तो 80,000 ही है ना, उसके में इनकम ऐसा नहीं 50,000 दिखाना। इनकम डिसअलाउ नहीं करनी है अपन को, इनकम तो पूरी दिखाएंगे। हाँ ना, वो बोल रहा है कि आप पे तो पूरा करोगे बट आपको अलाउ नहीं करेंगे, मतलब गवर्नमेंट दोनों तरफ से खेलती है कि एक्सपेंडिचर भी कम देगी, इनकम भी बढ़ाएगी, समझ रहे हो, ऐसे खेलती है। तो नहीं तो उसका क्यों नहीं हो, डिसअलाउ कर देगा ना ये तो, बोलेगा कि पेमेंट तो की है बट डिसअलाउ हो रही है, पेमेंट की है बट डिसअलाउ कर रही है, आपको इनकम टैक्स अलाउ नहीं कर रहा है। हाँ, सामने वाले को तो, जो को पे ही है, मतलब जिसको अमाउंट मिला है उसको तो पूरा शो करना अपने इनकम टैक्स में, उसको लेना देना नहीं डिसअलाउ कितना हुआ है, उसको जितना बैंक में आया वो पूरा इनकम दिखाएगा। ये डेफिनेशन लिखिए, इस इंडिविजुअल का रिलेटिव कौन होता है। 5 मिनट दे रहा हूँ अभी तक, जो अपन ने पढ़ा रीड कर लो फिर से। नहीं नहीं, इससे किया ना अपन ने, 40 से किया ना। 37 क्या था। अच्छा, हाँ। ठीक है ना, उसमें तो कुछ है नहीं, पढ़।
कौन सा वाला एक्सेप्शन? यही, बाकी रीड कर लो। अच्छा, कर लिया रीड? कर लो। देखो, जब तक मैं एक्सेप्शन बता देता हूँ। एक्सेप्शन क्या था, जैसे ए पर्सन था और दूसरा था बी। ए को पेमेंट करनी थी बी को, बट उसकी जो पेमेंट करनी थी उसको टीडीएस भी डिडक्ट करना था, टीडीएस ने डिडक्ट नहीं किया। एक्सेप्शन ये है कि जनरली अलाउ नहीं होता 30% या 100%। बट एक्सेप्शन ये है कि बी जिसको इनकम मिली उसने आरओआई भरी, अपनी रिटर्न ऑफ इनकम भर ली, उसमें अपनी इनकम भी ऑफर की जो इसने ये वाली पेमेंट मिली थी। इसके बाद उस पर जो टैक्स आया था वो भी पे कर दिया। साथ ही साथ जो पेयर है, ए पर्सन, उसने सीए सर्टिफिकेट दिया कि कंफर्म किया कि ये सब चीजें हुई है। उस केस में आपको अलाउ हो जाएगा 30% या 100%। 40A सबसेक्शन 3, इसके साथ स्टार्ट करते हैं। मैंने बीच में बताया था कैश पेमेंट अपन प्रमोट नहीं करती है गवर्नमेंट, क्योंकि उसको ट्रेस नहीं कर सकते आपको कितना कैश दे रहे हो, किसी को कितना नहीं दे रहे हो, तो वो पकड़ना बहुत मुश्किल होता है आज की डेट में भी। तो उसने एक चीज बोला कि एक पर्सन को एक दिन में 10,000 से ज्यादा आप कैश नहीं दे सकते। आज 9,000 दिए, कल 9,000 दिए, चल जाएगा। एक दिन में एक पर्सन को 10 से ज्यादा नहीं देने चाहिए। अलग अलग पर्सन को दे सकते हो, अलग अलग दिन दे सकते हो, बट एक दिन में एक पर्सन को 10,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। हाँ, 10,000 तक दे सकते हो। पढ़ो, इफ द असेसी मेक्स पेमेंट फॉर एनी एक्सपेंडिचर टू एनी सिंगल पर्सन otherwise than by account pay check or demand draft or which is other more than 10,000 in a single day, then such expenditure shall be disallowed। तो इसमें ना दो चीज कवर हो गई। एक जो नॉर्मल चेक नहीं होता, क्रॉस चेक, वो भी अलाउ नहीं होता, क्योंकि क्रॉस चेक में दिक्कत ये होती है कि जिसके हाथ में रहता है ना, वो एनकाउंटर करा सकता है, मतलब इनकैश करा सकता है, तो इसलिए उसको भी उन लोग प्रमोट नहीं करते। अकाउंट पे चेक को प्रमोट करते हैं, क्योंकि अकाउंट पे में क्या होता है, वो अकाउंट का नाम लिखा रहता है, तो उसी बैंक में उसी अकाउंट में वो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है। तो कौन कौन से डिसअलाउ होगा, एक तो कैश और दूसरा चेक वाले जो बहुत नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल चेक या क्रॉस चेक आजकल बहुत कम यूज होते हैं बिजनेस में, क्योंकि लोग लेते भी नहीं है। ठीक है। इस केस में अब एक चीज है कि जो ट्रांसपोर्टर होता है, ट्रांसपोर्टर केस में लिमिट अलग है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर के ना बिल बड़े होते हैं, तो उस केस में लिमिट है 35,000, मतलब 35 तक आप कैश दे सकते हो। उसके ऊपर दोगे डिसअलाउ होगा। अब देखो क्या हुआ, अपना एक्सपेंडिचर था एक 24-25 का, 50,000 रुपये मेरे को देने थे। 50,000 का मैंने कोई, अपन रिवेन्यू नेचर का ही एक एक्सपेंस पकड़ते हैं, मैंने 50,000 रुपये रिपेयर में दिए। ठीक है, 50,000 रुपये का रिपेयर मैंने कराया। उस टाइम ना क्या हुआ, 24-25 को मेरा वो फ्रेंड था, तो उसने उस साल पैसे नहीं मांगे, तो बट मैं तो अलाउ ले लूंगा ना, अकाउंट तो कैसा चलता है, अक्रूवल बेसिस पे। उस साल मैंने एक्सपेंडिचर क्लेम तो कर लिया होगा, इवन दो वो अभी तक पेबल नहीं हुआ है। बट मैंने क्या किया, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में उसको कैश पेमेंट कर दी, वो भी 50,000 की। तो अपन ऊपर एक्सपेंस तो क्लेम कर चुके हैं, डिसअलाउ कैसे करें? पीछे जाके तो कर नहीं सकते, क्योंकि पीछे रिटर्न भी फाइल हो चुकी है। इस केस में क्या करेंगे, अपन इस साल फाइनेंशियल ईयर 25-26 में उसको इनकम शो कर देंगे। ठीक है,
क्योंकि आप पीछे जाके एक्सपेंडिचर डिसअलाउ नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो साल चला गया है, उस साल की रिटर्न भी जा चुकी है, उसमें नहीं कर सकते। अब आपको अलाउ तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने लॉ के वायलेशन में गए हो, तो उसको इनकम बना लेंगे अपन। ये रीड करो सेकंड वाला पॉइंट। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत कि क्यों इनकम हुई? क्योंकि पिछले साल वो जा चुका, पिछला साल रिटर्न भी जा चुकी है उसकी। ये वही लिखा है, एक्सपेंडिचर इज पेड बाय क्रॉस चेक या बेयरल चेक, वो भी अलाउ नहीं होगा अपन को। अलाउ क्या क्या होंगे वो याद कर लो, कि अकाउंट पे चेक होना चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम होना चाहिए, वो भी अपन आगे देखेंगे। क्योंकि आप क्यों बहुत सारे लोगों को कैश पे करके दिखाओगे, क्लेम करने लगोगे ना एक्सपेंडिचर, इवन तो आप दोगे नहीं, आपको क्या पता। हाँ, तो चल जाएगा वो, दिक्कत नहीं है। वो चाहते हैं कि एक ही जन को बहुत सारा पैसा ना जाए ना, क्योंकि क्या होता है इस केस में, आपको बस प्रूफ करना पड़ेगा यार, मतलब वो अगर आप पकड़े गए तो अलग बात है, नहीं पकड़े गए तो दूसरी बात है। हाँ, मतलब गवर्नमेंट का ये मानना है कि आप सही करोगे, अब ये नहीं मानेगा कि आपका वही पर्पस वो है। मेन पर्पस ये है कि 10,000 क्यों दिया, क्योंकि लोग एक्चुअल में पे नहीं करते हैं, दिखा देते हैं। उनको क्या करना, कैश का कोई कोई ट्रेस थोड़ी ना कि आपके पास कितने रखे हैं आज की डेट में, कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए कैश को उन लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बैंकिंग चैनल्स प्रमोट करते हैं। हाँ, नहीं चला तो, चला तो शाम तक, नहीं चला तो चांद तक। हाँ ठीक है। ठीक है, इसके भी एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन पढ़ेंगे किस किस में अलाउ होता है। अब पेमेंट की अपन ने आरबीआई, एलआईसी, बैंक या गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं, वो कभी मना नहीं करेगी, चाहे कैश में आए या बैंक में आए। गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, कोई मना ही नहीं है, ठीक है। आरबीआई भी गवर्नमेंट है, एलआईसी भी है, पीएसयू, बैंक गवर्नमेंट, वो मांगेगी कैश में, चल जाएगा उसको, आप भले 10,000 से ऊपर भी दे दो। दूसरा क्या है, रीड करते जाओ एक एक करके। अपने लिए वो हमेशा अच्छी है भाई। हाँ, रीड करना। हाँ, ये सब चल जाएंगे, ठीक है। ये सब अलाउड है, अगर आप एनईएफटी करते हो या आरटीजीएस करते हो, आईएमपीएस करते हो, डेबिट कार्ड से, ईसीएस, यूपीआई, भीम, ये सब अलाउ है। बस ये याद कर लो कौन कौन से अलाउ नहीं है, पेयरल चेक, क्रॉस चेक और कैश। तीसरा पॉइंट रीड करना। ठीक है, जैसे कि मेरे को आपको 50,000 देने हैं, आपसे मेरे को 30,000 लेना है। अगर मैं बुक एंट्री में बस बस कर दूंगा कि 30,000 सेटल हो गया, 20,000 बस पेबल है। जो 30,000 की अपन ने बुक एंट्री की, उसको अपन कैश में नहीं मानेंगे, कैश में थोड़ी ना एंट्री की, वो तो बस बुक एंट्री की ना। बुक एंट्री का कोई, उसमें सिर्फ अपन 20,000 के केस में देखेंगे। 30,000 के केस में कुछ करना ही नहीं है, सेटलमेंट हो गया ना 30,000 में, तो उसको कैश एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे अपन। नेक्स्ट। मतलब कुल मिला के किसानों को, ठीक है, इसमें ये लिखा है प्रोड्यूसर, ये ध्यान रखना, प्रोड्यूसर को ही अगर पेमेंट कर रहे हो चलेगा, अगर ट्रेडर, होलसेलर, रिटेलर को कर रहे हो नहीं चलेगा। सिर्फ फार्मर या मतलब प्रोड्यूसर हो उस चीज का, उसी को आप कैश पेमेंट कर सकते हो 10 के ऊपर। नेक्स्ट। रिटायरमेंट बेनिफिट, जो भी ग्रेचुइटी देते हो, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, उस केस में 50,000 तक चल जाता है। हम्म, अगर आप किसी पर्सन को शिप में भेज रहे हो या 15 दिन से ज्यादा भेज रहे हो, उस केस में कैश चल जाएगा, क्योंकि वो नॉर्मल उसका काम नहीं है, आपके पीछे वो जा रहा है बाहर, कैश उसको दे सकते हैं अपन। यहाँ ऐसा गांव है जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी अभी तक पहुंची ही नहीं है, उस केस में भी अलाउ हो जाएगा, क्योंकि वहां पे बैंक ही नहीं है। अब देखो, एक मैंने एजेंट को हायर किया, उसको 50,000 रुपए दिए कैश में, बट वो खर्चा जिसमें करेगा ना, कि इसमें करेगा, जैसे कि प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उस केस में तो कैश वो कर सकता है ना, अलाउ है ना। तो इसलिए जो उसका
फाइनल पर्पस है, फाइनल पर्पस अगर इन एक्सेप्शन में कवर हो जाता है तो जो मैंने एजेंट को कैश में दिया वो मेरे को भी अलाउ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने उसको 50,000 रुपए दिए, उसने किसी और चीज में यूज कर लिया एसेट खरीदने में, वो नहीं। जो एक्सेप्शन में कवर होगा वही वाला मेरे को भी अलाउ होगा। एजेंट तो बस एक बीच का काम कर रहा है ना, इवन तो कैश एक्सपेंडिचर तो मेरा है उसी के लिए ना, प्रोड्यूस के लिए, एग्रीकल्चर, तो मेरे को भी अलाउ हो जाएगा। अगर आप कभी बाहर जाते हो तो आपको चेंज कराना पड़ता है ना करेंसी, तो उस केस में तो कैश चलेगा ही ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, कैश ही आप दोगे ना उसको दूसरी अपनी करेंसी लेने के लिए, तो उसमें भी अलाउ होगा। क्या? नहीं नहीं, आप कितना भी करो, आप बाहर जा रहे हो, जितना पैसा लेना है कैश में लेके जाओ। ठीक है। वो वो कटता होगा, वो अभी अपन इसकी बात नहीं चल रही, वो कैश की बात चल रही। ठीक है, नेक्स्ट। हैंडीक्राफ्ट गुड, जो भी हाथ से बने हुए गुड्स रहते हैं उसको अपन प्रमोट करती है गवर्नमेंट की। उसको ये नहीं चाहती कि आप ये ना बोलो कि कैश नहीं है तो अपन को अलाउ नहीं होगा, तो उस केस में अपन खरीदेंगे ही नहीं, तो इसको प्रमोट करती है हैंडीक्राफ्ट गुड्स को। एक बार ये पूरा रीड कर लो, 48(3). कौन सा? नाइन्थ वाला। हम्म। जैसे आप कभी बाहर जाते हो, नेपाल भूटान, वहाँ की करेंसी अलग चलती है, या यूएस जा रहे हो, यूरोप जा रहे हो, तो आपको करेंसी चेंज तो कराते हो ना बैंक्स में जाके, तो वहां पे आपने अपने पैसे दोगे कैश, जो इंडियन करेंसी है, फिर उनसे दूसरी करेंसी लोगे, तो उस केस में अपन ने कैश दिया ना सामने वाले को, तो वो वाला अलाउ होता है, हाँ वो कोई इशू नहीं है उसमें। एक 47 देख लो, प्रोविजन अपन को अलाउ नहीं होता है, वही चीज बोला, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी करोगे तो अलाउ नहीं होगा, एक्चुअल पेड बेसिस पे अलाउ होगा। हाँ मतलब अगर आप किसी पर्सन को शिप में भेज रहे हो क्रूज वाले काम में, और 15 डेज और मोर उससे ज्यादा के लिए भेज रहे हो, तो उसको अगर आप खर्चे के लिए पैसे देते हो तो वो अलाउ हो जाएगा 10,000 से ऊपर। अब वो तो उसको डिफाइन नहीं किया है, तो मेन शिप का ही पर्पस है, शिप से ही याद रखो उसको। ठीक है। हाँ, कैश में अगर आप उसको दे रहे हो, मतलब उस इंडिया में भी ऐसा लिखा नहीं है, कवर नहीं है कहीं भी चीज, मतलब जो भी उसका नॉर्मल प्लेस है उसके अलग आप भेज रहे हो कहीं भी। ठीक है। गाँव वहाँ भेज दिए या शिप में भेज दिए, तो उसमें जो भी आप 10,000 से ऊपर उसको दे रहे हो वो अलाउ हो जाएगा। इसको रीड करना, 47। ठीक है, प्रोविजन अलाउ नहीं होगा, अगर एक्चुअल पेबल हो गया है और अप्रूव्ड वाले में होगा तो ही अलाउ होगा। ठीक है। मतलब हमें ऐसा होना चाहिए कि आप, ऐसा नहीं कि आप आज की सही प्रोविजन बना के चल रहे हो, जैसे इस साल पेबल हो गया, उससे ज्यादा होगा, क्या होता है प्रोविजन लोग ना बहुत पहले से ही बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे ये एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया प्रोविजन बनाना शुरू कर दिया, जब वो एम्प्लॉय लेफ्ट करता है तभी आपकी पेबल होती है ना। एक इंसिडेंट ऐसा होना चाहिए कि पेबल हो गई हो, वो छोड़ के चला जाए या उसका टेन्योर खत्म हो जाए, वो पहले ही साल से आपको अलाउ नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड वाला पॉइंट मार्क कर दो, हो गया अपना, है ना। प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड भी मार्क कर लेना। ठीक है, ये प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी भी अपना कवर। ये वाले एग्जाम्पल देख लेना घर में, समझाए हैं 10,000 वाले। ठीक है। हम्म।
क्वेश्चन बैंक के होमवर्क मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, अभी क्वेश्चन 2 पेज मेरा पेज ही नहीं है। क्वेश्चन 2 सीधे पहले चेक करो, क्वेश्चन 2 यही है ना? यही है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अभी रीड कर लो, बताओ उसका कैसा रहेगा। हाँ ना, ऐसे ही है, छोटे छोटे से। रीड करो। 2 लाख से माइनस कर दोगे 24,000। ठीक है, बस 24,000 अपन को अलाउ नहीं होगा, जो आपने कैश में पेमेंट कर दी। आ, नहीं, जितना अपन कैश में देते हैं वो अलाउ नहीं होगा। हाँ ना, मतलब 25 24 हजार अलाउ नहीं होगा ना। हाँ ना। हाँ, मेरे को लगा 2 लाख बोल रहे। नहीं नहीं, 10 के ऊपर पूरा डिसअलाउ कैश। ऐसा नहीं है कि 10 तक अलाउ होगा। ठीक है, चल जाएगा। ठीक है, फिफ्थ वाला भी होमवर्क मार्क कर लो। 9,000 देते हैं। 10 रीड कर लेना ऐसे ही, फालतू। ठीक है, बस इतना ही। यस, यस। हाँ, गोल्डी कितना ना, 2 2 4 5। हाँ,